देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब मैं सवोली बस स्टैंड पहुंचा तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। पहले तो मुझे लगा कि यहाँ से विजयनगर की बस मिल जाएगी, पर जब आसपास थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि अब कोई बस नहीं है विजयनगर के लिए। ये जानकर मैं इस सोच में पड़ गया कि अब इतनी रात के कहाँ जाऊँ। ये जगह भी मेरे लिए अनजान थी और बस स्टैंड पर तो पूरी रात मैं बिता नहीं सकता था। फिर थोड़ी और पूछताछ की तो वहाँ के लोगों ने 2 सुझाव दिए, जिसमें से पहला था सवोली स्टेशन जो यहीं 1 किलोमीटर दूर था और दूसरा रविंद्र टैक्सी स्टैंड जो 500 मीटर दूर था। वैसे तो ये दोनों ही सुझाव ठीक थे, पर मैंने रविंद्र टैक्सी स्टैंड पर रुकने का फैसला किया। एक तो टैक्सी स्टैंड पास में था, दूसरा टैक्सी स्टैंड पर रेलवे स्टेशन के मुकाबले में वहाँ ज़्यादा शांति मिलती, इसलिए मैं अपना बैग ले रविंद्र टैक्सी स्टैंड की तरफ चल पड़ा। और जब रविंद्र टैक्सी स्टैंड पहुँचा तो मैंने देखा कि टैक्सी स्टैंड पर 3-4 टैक्सी लगी हुई है और वहीं तिरपाल के नीचे कुछ लोग लेटे हुए हैं। मैंने आवाज़ देते हुए कहा, कोई है क्या? जिस पर उस तिरपाल के अंदर से एक आदमी बाहर आया और बोला, हाँ बोलो, कहाँ जाना है? जिस पर मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वो क्या है कि मेरी बस छूट गई है और अब अगली बस सुबह 7 बजे आएगी, तो किसी ने बताया कि आपके यहाँ रात बिता सकते हैं। मेरे इतना कहने के बाद उस आदमी ने कहा, हाँ तुम्हें ठीक बताया गया है, तुम यहाँ रुक सकते हो। फिर जब मैंने पैसों की बात की तो उस आदमी ने कहा, हम मदद करते हैं, कोई धंधा नहीं चलाते। ये बोलने के बाद उस आदमी ने कहा, वो सामने चारपाई खाली है ना, तुम वहाँ जाकर लेट जाओ। फिर मैं उस चारपाई पर जाकर लेट गया। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि तभी एक दूसरा आदमी आया और मुझे उठाते हुए बोला, चले जाओ यहाँ से। ये सुनते ही मेरा माथा एकदम से ठनक गया और मैंने उस आदमी को झाड़ते हुए बोला, ये क्या तरीका है आप लोगों का? पहले तो हाँ बोलते हो, फिर जाने को कहते हो। जिस पर वो आदमी बोला, तुम बेमतलब में गर्म हो रहे हो, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, पर भूल से भी पीठ के बल या एक औसी मत सोना, चाहे जो भी हो जाए, पेट के बल ही सोते रहना। ये अजीबोगरीब बात करके वो आदमी वहाँ से चला गया, पर अभी भी 3 से 4 लोग आराम से दूसरी चारपाई पर खर्राटे मार रहे थे। उन्हें देखकर मैंने मन ही मन में सोचा, क्या भगवान जी, मैं ही मिलता हूँ हर बार क्या? चलो आप सो जाओ, गुड नाइट भगवान जी। यह बोलकर मैं फिर से सो गया। तकरीबन आधे 1 घंटे बाद फिर से मेरी अपने आप ही आँख खुल गई और जब मैंने एक नज़र अपने आसपास घुमाई तो मैं ये देखकर चौंक गया कि अब वहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है। वो जो 3-4 जने दूसरी चारपाई पर सो रहे थे, अब वो तीनों चारों चारपाई खाली पड़ी थी। अभी मैं भी अपनी चारपाई से उठने ही वाला था कि तभी मुझे लगा कि कोई बाहर है। अचानक अकेले पड़ जाने के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस टैक्सी स्टैंड के अंदर ही रहूं या फिर बाहर निकल जाऊं, और आखिरकार मैंने अंदर ही रहने का फैसला किया। तभी टेंट के बाहर से बहुत सारे कदमों की आहट आने लगी। उन आहटों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि बाहर भगदड़ मची हो, और जब मुझे टेंट पर लोगों की चारपाई नजर आई तो मैं डर के मारे चादर ओढ़कर पेट के बल लेट गया। दरअसल टेंट पर उभरी परछाइयाँ थी तो किसी इंसान की, पर वो सारी परछाइयाँ उल्टी थी। मतलब कि उन सबके सिर नीचे की तरफ थे और पैर ऊपर की तरफ। और इसी बीच जब मेरी चारपाई अपने आप ही खिसकने लगी तो मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई। साथ ही मुझे उस आदमी की वो बातें भी याद आ गईं कि चाहे जो हो जाए, पेट के बल ही सोते रहना। मैं किसी तरह इस चारपाई पर पेट के बल लेटा रहा, पर चारपाई अभी भी खिसके ही जा रही थी। और जब चारपाई खिसकते हुए टेंट के बाहर चली आई तो अब मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। अब मैं उस चारपाई से उठकर भागने की फिराक में ही था कि तभी किसी ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई जल्दी से टैक्सी में आकर बैठ जाओ। फिर जब मैंने टैक्सी की तरफ अपनी निगाहें घुमाई तो मैंने देखा कि एक आदमी टैक्सी में बैठा मुझे आवाज़ दे रहा था। उसे देखते मैं चारपाई से उठा और उस टैक्सी में जाकर बैठ गया। मेरे बैठते उस टैक्सी वाले ने टैक्सी स्टार्ट की और टैक्सी भगाना शुरू कर दिया। वहाँ से काफ़ी दूर आने के बाद जब मुझे लगा कि खतरा टल गया है तो मैंने टैक्सी वाले से पूछा, भैया ये सब क्या था? जिस पर उस टैक्सी वाले ने कहा, ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, पर कहते हैं 1964 में एक बड़ा ही हादसा हुआ था यहाँ पर, जिसका दुष्प्रभाव आज भी हर साल के 9वें महीने की 13 तारीख को होता है। कहते हैं उस वक्त सवोली में 3 कुनबे रहते थे और तीनों कुर्म
और तीनों कुनबों में हमेशा तनातनी रहा करती थी। उस वक्त प्रशासन का भी इतना जोर नहीं था, जिस वजह से कानून व्यवस्था ना के बराबर ही थी। एक शाम गांव के बाजार में सुधो किसी लड़की से टकरा गया था, जिस पर सुधो ने अनजाने में हुई अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी और फिर बाजार करने के बाद वापस से अपने घर आ गया। पर जब सुबह हुई तो सुधो के घर के आगे बहुत ही भीड़ जमा हो गई। दरअसल सुधो और उसके परिवार की बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। सुधो के कुनबे वाले समझ गए थे कि ये सब किसका करा धरा है, और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसका अंजाम इतना ज़्यादा भयानक और दर्दनाक हुआ। उस दिन कुनबे के लोग हर रात कम होते गए और अंत में कोई नहीं बचा। अभी उस टैक्सी वाले ने अपनी बात ही ख़त्म की थी कि तभी टैक्सी वाले को सामने कुछ दिखा, जिसके दिखते वो जय बजरंग बली बोलने लगा, जिससे मैं भी समझ गया कि अभी मुसीबत से पीछा नहीं छूटा है। और जब एकदम से टैक्सी रुकी तो टैक्सी वाला फौरन ही टैक्सी से उतरकर भागने लगा। टैक्सी वाले को टैक्सी से उतरकर भागते देखकर मैं भी टैक्सी से उतरकर उस टैक्सी वाले के पीछे दौड़ा। अभी मैं उसी के पीछे दौड़े जा रहा था कि तभी मैं किसी से टकरा के नीचे गिर पड़ा, और जब मैंने उठकर देखा तो मैंने पाया कि एक लड़की सड़क पर गिरी पड़ी है। मतलब कि मैं अभी भी उसी लड़की से टकराया था। पर उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैंने उस लड़की पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया। उस टैक्सी वाले के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, पर टैक्सी वाला इतने ही देर में काफ़ी आगे निकल चुका था। वो टैक्सी वाला इतना दूर निकल चुका था कि अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से मैं अकेला पड़ गया। अभी मैं यही सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कि तभी सामने से एक ट्रक आती हुई नजर आई। ट्रक के नजर आते ही मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर उस आते ट्रक को रोकने की कोशिश करने लगा, और मेरी कोशिश कामयाब भी रही। ट्रक वाले ने न केवल ट्रक रोकी बल्कि मुझे लिफ्ट भी दी। चूँकि वो ट्रक विजयनगर ही जा रही थी तो मुझे इस बात की तसल्ली थी कि अब मैं सही सलामत अपने घर पहुंच जाऊंगा। अभी ट्रक कुछ दूर आई थी कि तभी सामने सड़क पर मुझे वही लड़की नजर आई जिससे थोड़ी देर पहले मैं टकराया था। अभी मैं एकटक उसी लड़की को देख रहा था कि इतने में ट्रक उससे आगे निकल गई। पर तकरीबन 10 मिनट के बाद वो लड़की फिर से नजर आई। पर हैरानी वाली बात ये थी कि जब ये बात मैंने ट्रक चला रहे सरदार जी से की तो उन्होंने कहा, मुझे तो कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही है, लगता है तू कुछ ज़्यादा ही डर गया है, इसलिए तुझे ये वहम हो रहा है। वैसे सरदार जी की बात सही थी, मैं डरा हुआ तो था, पर जो मैं देख रहा था वो मेरा सिर्फ वहम भर नहीं था। फिर जब सरदार जी ने कहा, बेटा तू अपनी आँख बंद कर ले, थोड़ी राहत मिलेगी, तो मैंने अपनी आँखें बंद कर ली। फिर सुबह के 5 बजे के करीब सरदार जी ने मुझे विजयनगर के बस स्टॉप पर छोड़ दिया। फिर वहाँ से पैदल ही मैं घर चला आया। घर पहुँचने पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ये सोचकर कि कहीं घर वाले घबरा ना जाए। फिर दिन बीतते गए और सितंबर 13 तारीख की रात की घटना दिमाग से उतरती चली गई। फिर तकरीबन 1 साल बाद जब दोबारा सितंबर का महीना शुरू हुआ तो अचानक ही मैं बेचैन रहने लगा। मैंने काफ़ी दवा भी करवाई, पर उन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। हर वक्त ऐसा लगता था कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, जबकि घर परिवार में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। दोस्तों को भी मेरी हालत के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए उन्होंने ऐसे ही एक रोज़ मेरा मन बहलाने के लिए मूवी का प्लान बनाया, जो 9 से 12 का शो था। फिर 9 बजे हम 4 दोस्त मूवी देखने पहुंच गए और 12 बजे जब मूवी ओवर हुई तो हम चारों बाहर निकले। रात तो हो ही चुकी थी, ऊपर से मौसम भी बिगड़ा हुआ था। संतोष और मुकेश तो बाइक पर बैठकर वहां से निकल गए, पर मैं हेमंत के साथ वहीं सिनेमा घर के बाहर ही फंस गया, क्योंकि हेमंत की बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई और अगले 5-10 मिनट में बरसात भी शुरू हो गई। इसी बीच किसी ने हेमंत का नाम लेते हुए उसे पुकारा। फिर जब हेमंत ने उस ओर देखा जिधर से उसे कोई उसके नाम से पुकारे जा रहा था, तो हेमंत ने पाया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके मामा जी हैं, जो उसी रूट पर ग्रामीण सेवा चलाते थे। मामा जी को देखते ही हेमंत ने पहले तो बाइक की चाबी वहीं किसी जानने वाले को पकड़ा दी, ये बोल कर के कल सुबह वो ले जाएगा। फिर मैं और हेमंत मामा जी के ग्रामीण सेवा यानी कि ऑटो में बैठे, तो मामा जी ने हेमंत से कहा, अच्छा हुआ मेरी तेरे पर नज़र पड़ गई, नहीं तो सारी रात यहीं गुजारनी पड़ जाती तेरे को। ये बोलते हुए मामा जी ने गाड़ी स्टार्ट की। फिर कुछ आगे जाने के बाद मामा जी ने अचानक ही गाड़ी रोक दी। गाड़ी के रोकते एक लड़की गाड़ी में आकर बैठ गई, और जब मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहीं इस लड़की को देखा है, पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। और जब मेरी नज़र उस लड़की की नज़र से मिली
तो वो लड़की मेरे को देखकर मुस्कुराई। उसे मुस्कुराते देख मैं भी मुस्कुराया। मेरे मुस्कुराते उस लड़की ने कहा, 13 तारीख को तुम और तुम्हारा पूरा परिवार मारे जाओगे। उस लड़की की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी और भयानक थी कि मेरी चीख ही निकल गई। मेरे चीखते हेमंत मेरा हाथ पकड़ते बोला, क्या क्या हुआ भाई, तू इस कदर चीखा क्यों? फिर जब मैंने हेमंत को सामने बैठी उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, भाई ये लड़की बोल रही है कि मैं और मेरा परिवार 13 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर हेमंत और मामा जी बड़ी ही हैरानी भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। और जब मैंने पूछा, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, तो मामा जी ने कहा, बेटा तू किस लड़की की बात कर रहा है? गाड़ी में हम तीनों के अलावा कोई और तो है ही नहीं। इस पर जब मैंने उस तरफ देखा जिधर वो लड़की बैठी हुई थी तो मैं भी ये देखकर चौंक गया कि सच में गाड़ी में हम तीनों के अलावा कोई चौथा नहीं है। मतलब कि वो लड़की अब वहाँ पर नहीं थी। उस वक्त तो मैं खामोश हो गया, पर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होने लगी। फिर कुछ देर बाद हेमंत ने मुझे घर पर छोड़ दिया और मैं घर आने के बाद चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। नींद तो मेरी उड़ चुकी थी। रह रहकर उसी लड़की का चेहरा और उसकी वो बातें दिमाग में घूमे जा रही थी। मैं उस लड़की को याद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो अभी भी मुझे याद ही नहीं आ रही थी। फिर जब मैंने 13 तारीख पर गौर किया तो मुझे याद आया कि पिछले साल सितंबर की 13 तारीख को जब मैं सिवोली के उस रविंद्र टैक्सी टेंट में रुका था तो उसी रात भागते हुए जब मैं किसी लड़की से टकराया था तो शायद वो यही लड़की थी। पर वो लड़की ये क्यों बोली कि 13 तारीख को मैं और मेरा पूरा परिवार मारा जाएगा? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है? वो पूरी रात इन्हीं सवालों में गुजर गई और जब सुबह मैंने ये सारी बात अपने घर वालों को बताई तो उनके भी पसीने छूट गए। मेरे घर वालों को ये समझते देर नहीं लगी कि मामला बहुत ही गंभीर है। ऊपर से आज 12 तारीख हो रही थी, मतलब कि अगर हम जल्दी कुछ नहीं करते तो शायद 13 तारीख की रात हमारी आखिरी रात साबित होती। तभी मेरे घर वालों ने फ़ौरन ही फ़ोन घुमाने शुरू कर दिए और शाम होते होते एक करीबी से एक महाराज जी के बारे में पता चला जो हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर रहते थे। पापा ने उसी वक्त महाराज जी के यहाँ जाने का फैसला किया, पर दिक्कत ये थी कि हमारे परिवार में मुझे लगाकर कुल 17 लोग थे और वाहन के नाम पर हमारे पास सिर्फ 2 बाइक थे। पर पापा की अच्छी जान पहचान थी, जिस वजह से रात के 11 बजे के करीब जब पापा ने फ़ोन पर बस की बात की तो बस वाला आधी नींद में उठकर आने को तैयार हो गया और रात के ठीक 12 बजे वो बस वाला अपनी बस लेकर हमारे घर के बाहर पहुंच गया। हम सारे भी तैयार हो चुके थे, लिहाजा बस के आते ही हम 17 जने बस में सवार हो गए। कुछ देर में बस खुल गई। हम सारे अपने अपनी सीट पर बड़े ही बेचैन के साथ बैठे हुए थे। हम सभी डरे हुए थे और जब मेरा ध्यान बस ड्राइवर पर गया तो मेरा दिमाग ही घबरा गया, क्योंकि बस ड्राइवर की सीट पर वो बस ड्राइवर नहीं बल्कि अब वो लड़की बैठी थी। उस लड़की को बस की ड्राइविंग सीट पर बैठा देख मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया कि मैं उसी वक्त उठा और उस लड़की को उसके बाल से खींचते हुए बोला, कौन है तू और क्यों मेरे पीछे पड़ी है? मैंने अभी उस लड़की के बाल पकड़े ही थे कि तभी पीछे से कुछ लोगों ने मुझे खींचना शुरू कर दिया और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मेरे पीछे बड़े अजीब से लोग खड़े हैं जिनके चेहरों पर बहुत सारे जख्म थे। फिर जब मेरी नज़रें सीट पर बैठे मेरे परिवार वालों पर गई तो मैंने पाया कि मेरे सारे परिवार वाले मर चुके हैं। उनके सिर से खून बह रहा था। अभी मैं अपने घर वालों को ही देख रहा था कि तभी बस किसी से ज़ोर से टकराई और बस एकदम से पलट गई। बस के पलटते ही मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पूरे परिवार को खो चुका था। वहीं मेरी सांसें तो चल रही थी पर मेरा पूरा शरीर बेजान हो चुका था। मुझे लकवा मार गया था जिस वजह से मैं जिंदा लाश बन गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।